ओके बेटा, मैंने आप लोगों के जो है ना मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चेक किए थे। उनमें जो है ना 11 स्टूडेंट्स ने वो जमा करवा दिया। हमने बहुत अच्छा काम किया हुआ था, सारे जो है वो स्टेप्स फॉलो किए हुए हैं। आज जो है ना हम लोग स्टार्ट करेंगे डीप लर्निंग की तरफ। देखिए, अगर हम लोग जो है ना, मेन डिफरेंस हम लोगों को पता होना चाहिए कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के दरमियान में है क्या। देखो, जब हम मशीन लर्निंग की तरफ जाते हैं तो हमारे पास मेन जो है टेबुलर डाटा किसको कहते हैं, जो टेबल्स की फॉर्म में हो या वेरिएबल फॉर्म में हो, हम उसको डील करते हैं। जो मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं वो लार्ज के बेटर हो जाते हैं। लेकिन जब हम डीप लर्निंग की तरफ बात करते हैं तो डीप का मतलब भी यही होता है कि जिसके अंदर नंबर ऑफ इनपुट हो, आउटपुट लेयर हो, कोई ना कोई हिडन लेयर्स हो। देन हम आते हैं डीप लर्निंग की तरफ। अब डीप लर्निंग के अंदर हमारे पास जितनी भी कंप्यूटर विजन टेक्निक्स हैं, या हमारे पास इमेज सेगमेंटेशन है, या इमेज प्रोसेसिंग का काम हो रहा है, सारा किस हो रहा है डीप लर्निंग में। आज आपको देखा होगा कि हमारे पास जो है जनरेटिव एआई, जिसमें जनरेटर और डिटर्मिनेटर की वजह से जो है डिफरेंट दोबारा फेक इमेजेस को, डाटा को क्रिएट करते हैं। देन अपने डाटा सेट को इनहेंस कर सकते हैं। ह्यूमन इन एआई लूप जो है एब्रेशन हमारे पास वो चल रही है। हम लोग जो है वॉइस को प्रोसेस, क्योंकि हमारे पास जैसे जैसे रिसर्च हो, या आप लोग विद द टाइम मॉडर्न जो है चीजें जहाँ पे रिसर्च फोकस्ड है, या एफवाईपी है, या फ्रीलांसिंग की तरफ जा रही हैं, तो वहाँ पे हर टीचर का यही फोकस होता है कि अगर हम डीप लर्निंग की तरफ जा रहे हैं, या डिफरेंट कंपनीज ने अपने जो है ना डिफरेंट एआई एजेंट्स बनाए हुए हैं, डिफरेंट एआई जो है चैट बनाए हुए हैं, और वो सारे किसके ऊपर ट्रेन है, वो किसी ना किसी एआई एमएल मॉडल के ऊपर ट्रेन, लर्निंग मॉडल पे ट्रेन हुए हैं, जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा प्री प्रोसेस होता है, देन हैंडल होता है, मॉडल उसके ऊपर प्रिडिक्शंस करता है। तो जो है एआई मशीन लर्निंग तक जो है ना आप लोगों ने किया, इसके अंदर कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो डीप लर्निंग के अंदर भी फॉलो अप होंगे। लाइक आप लोगों ने मशीन लर्निंग के अंदर क्या किया कि सबसे पहले लिया एक डाटा सेट लिया। बेटा, मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? बेटा, आप लोगों को सही आवाज आ रही है? ठीक है। तो हम लोग दूसरी तरफ अगर हम लोग जाएं ना, हमने मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर जिस तरह सबसे पहले क्या लिया था, हम लोगों ने डाटा सेट लिया था। डाटा सेट कैगल से लिया या किसी भी एक ऑथेंटिक वेबसाइट से लिया जो पब्लिश डाटा सेट था, ठीक है। उसके बाद हमने उस डाटा सेट को रीड करवाया। उसके लिए हमने पाइथन को चूज किया, गूगल कोलैब सॉफ्टवेयर को यूज किया। जैसे ही हमने अपने डाटा सेट को रीड करवाया, उसके बाद डाटा सेट को हमने डिस्प्ले करवाया कि हमारे डाटा सेट के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हैं, क्या फीचर्स हैं। उसके बाद हमने डाटा सेट को प्री प्रोसेस किया। डाटा सेट को प्री प्रोसेस करने के बाद डाटा सेट के इनपुट आउटपुट फीचर्स देखे कि हमारे पास इनपुट और आउटपुट टारगेट लेबल क्या थे। डाटा सेट की स्प्लिटिंग की, और डाटा सेट के जो है हाइपर पैरामीटर्स जो है वो सेटिंग की, और अपने मॉडल को इवेल्युएट किया। सेम जब हमने मशीन लर्निंग के ये सारे स्टेप्स फॉलो अप किए हैं, हमारे पास डीप लर्निंग में हम लोग जब जाएंगे, हमारे पास सेम स्टेप्स जो है वो फॉलो अप होंगे। लेकिन इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि मशीन लर्निंग हमने टेबुलर डाटा सेट के ऊपर यूज किया हुआ है। हम डीप लर्निंग के अंदर वही जो स्टेप्स हैं वो किसी भी पिक्चर्स डाटा सेट के ऊपर, इमेज डाटा सेट के ऊपर अप्लाई करेंगे, ताकि हम लोग बेटर इस चीज को लेके चल सकें, ठीक है। तो आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे जो लेक्चर के आज के ऑब्जेक्टिव होंगे कि हमारे पास डीप लर्निंग है क्या, डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग क्या है, हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स के बेसिक फंडामेंटल्स कौन से हैं, सीएनएन हमारे पास क्या है, और ये किस तरह इमेज प्रॉब्लम्स में यूज होता है। और हम देखेंगे कि एट द एंड आप लोगों ने इन 3 वीक्स के बाद जो मुझे प्रोजेक्ट देना है, उस प्रोजेक्ट का वर्क फ्लो क्या होगा, और हम कौन सा डाटा सेट यूज करेंगे जिसके ऊपर हम लोग अपनी जो है वो पूरी कोडिंग, और आप लोग सारे जो है कलेक्टिवली सिर्फ एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे। इमेज प्रोसेसिंग का आप लोग मुझे ही वो स्टेप्स जो है ना वो शेयर करोगे। आगे हमारे पास है डीप लर्निंग। जो हमारे पास डीप लर्निंग है, जैसे हम कहते हैं मशीन लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ एआई, तो सेम हमारे पास डीप लर्निंग क्या है, इज ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट enables machines to learn complex pattern directly from large volume of data using multi-layer neural network. Unlike traditional algorithm, deep learning model automatically learn useful feature without manual intervention.
देखो बेटा, यहाँ पे ना इसने तीन चीजें यहाँ पे हम लोगों को बता दी हैं कि सबसे पहले ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और हम अगर मशीन लर्निंग की बात करें तो हमारे पास वहां पे जो भी मतलब अंदर मॉडल के प्रोसीजर हो रहा होता है, वो मॉडल के हाइपर पैरामीटर्स, तो हम लोग उसको ट्यून कर लेते हैं, उसके हाइपर पैरामीटर सेटिंग कर लेते हैं, और मॉडल जो है वो प्रीवियस हिस्ट्री से लर्न करता है और उसके बेसिस के ऊपर प्रिडिक्शंस होती हैं। जब हम डीप लर्निंग की बात करते हैं, डीप लर्निंग के अंदर हमारे पास जो भी मॉडल लर्न करता है वो बेसिकली पैटर्न्स को फॉलो करता है कि हमारे पास पैटर्न्स कौन से, लाइक हमारे पास कोई भी एक पिक्चर है, उस पिक्चर्स का टेक्सचर क्या है, हमारे पास क्या है, कलर क्या है। लाइक मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर मैंने कोई भी एक पांडा की ना एक पिक्चर है जिसमें उसके कान आ रहे हैं, आईज आ रहा है, नोज आ रहा है, उसकी बॉडी शेप आ रही है, तो वो डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास ना छोटी छोटी पिक्चर्स हैं। एक पे उसकी आंख आ रही है, एक पे उसकी नोज आ रही है, एक पे उसके जो है वो एयर आ रहे हैं। तो लाइक दैट मैं उस डेटा क्या क्या करूंगी, एक पैटर्न सेट कर लूंगी कि मेरे पास जितनी भी पिक्चर्स हैं उन पिक्चर्स में मैं बाद में उसके ऊपर थोड़ी सी सुपरविजन जो है सुपरवाइजेशन लगाऊंगी कि अगर ये पैटर्न होगा तो वो पांडा होगा, अगर उसका पैटर्न दूसरी तरह से होगा तो वो कैट का होगा। तो लाइक दैट हम जो है डीप लर्निंग मॉडल के अंदर बेस्ड ऑन दी पैटर्न जो है हमारे पास मशीन लर्निंग लर्न करती है, और इसमें हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डाटा सेट होता है। अब देखो कि मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास इतना कॉम्प्लेक्स कोई भी नहीं होता डाटा, लेकिन जब डीप लर्निंग के अंदर बात करते हैं तो डीप लर्निंग के अंदर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं। जैसे हमारे पास ब्रेन है, ब्रेन के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं, उसकी इनपुट लेयर्स है, हिडन लेयर है, आउटपुट लेयर है। देखो इनपुट लेयर में कोई ना कोई डाटा होगा, हिडन लेयर के अंदर जो है पैटर्न्स एक दूसरे के साथ मैच करेंगे, और आउटपुट लेयर पे मॉडल हमें प्रिडिक्ट करके देगा। तो इस तरह हम लोग इसको कहेंगे कि डीप लर्निंग है। अब देखो कि डीप लर्निंग आजकल कहाँ कहाँ पे यूज हो सकती है। इमेज रिकॉग्निशन में यूज हो रही है, स्पीच असिस्टेंट में यूज हो रही है, मेडिकल डायग्नोसिस में यूज हो रही है, और व्हीकल्स जो है न्यू एनर्जी व्हीकल्स आजकल आ रही है, उसमें भी वो प्रिडिक्शंस के लिए यूज हो रही है। अब देखो यहाँ पे जो है ना मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक आजकल का ओवरऑल दी वर्ल्ड क्या चल रहा है, बेशक हम कोरिया ले लें या हम कनाडा ले लें या यूके ले लें, आजकल हर कोई जो है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पे काम कर रहा है। लाइक रिसर्च बहुत ज्यादा हो गई है इन सारी चीजों को लेके, लेकिन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में हमारे पास जो कैंसर रिलेटेड डिजीज है ना, लाइक एक उस मतलब जो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप लोगों का एमआरआई या सीटी स्कैन हुआ है, जब उसका जो है आपके पास फाइनल रिपोर्ट आती है तो कोई ना कोई डॉक्टर जो है उसको डील करता है। तो आजकल क्या हो गया है कि उसके पीछे भी जो है एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन कर लिया गया है, जिसकी बेस के ऊपर मेडिकल जो है मेडिसिन जो भी डिजीज है उसको डायग्नोज कर दिया जाता है। उसके साथ एआई चैटबॉट की इंटीग्रेशन की जा रही है कि अगर हमारे पास इस तरह का पेशेंट इस तरह बिहेव कर रहा है, लाइक उसका लो ब्लड प्रेशर है या उसकी जो है शुगर लेवल बहुत लो है या इस तरह, तो वो घर बैठे जो है वो अपनी चीजों को कैरी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक एमएस के स्टूडेंट है, वो सेम इसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और वो उनका बहुत अच्छा जो है वो थीसिस का टॉपिक है। आप लोग अपने एफआईपी में भी इस तरह का कुछ कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास जो है कैगल के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ कैंसर रिलेटेड डाटा सेट है, उसमें ब्रेस्ट कैंसर भी है, उसमें उसकी नंबर ऑफ फिगर्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, ये बड़ा बेनिफिशियल है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट था मशीन लर्निंग, और डीप लर्निंग में हमारे पास मशीन लर्निंग था कि रिक्वायर मैनुअल फीचर एक्सट्रैक्शन वर्क एफिशिएंटली ऑन स्मॉलर डेटा सेट यूजर सिमिलर मॉडल और फास्टर टू ट्रेन। अब देखो कि हमारे पास मशीन लर्निंग के अंदर हम फीचर एक्सट्रैक्शन या फीचर सिलेक्शन या फीचर इंजीनियरिंग करते थे, वो मैनुअली करते थे, हम उसको बताते थे। लेकिन जब हम डीप लर्निंग की तरफ जाते हैं तो हमारे पास जो फीचर्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो है लर्न हो जाते हैं, बिकॉज उसके अंदर नंबर ऑफ इनपुट और जो है हिडन और आउटपुट लेयर्स होती हैं, जिसकी बेस के ऊपर वो अंदर से अपना जो है पैटर्न जो है फॉलो अप कर लेता है। और हमारे पास मशीन लर्निंग में स्मॉल डाटा सेट था, डीप लर्निंग में हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डाटा सेट होगा। लेकिन हमारे पास जो है ना कंप्यूटेशन रन टाइम मशीन लर्निंग मॉडल का थोड़ा होता है, वो जल्दी रन हो जाता है। लेकिन डीप लर्निंग मॉडल के अंदर जब हम हाइपर पैरामीटर सेट करते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ इपॉक्सीज होती हैं, तो जैसे जैसे वो नंबर ऑफ इपॉक्सीज रन होती हैं तो वो 50 हो सकती है या 100 भी हो सकती हैं बेस्ड ऑन दी डाटा सेट। तो वो काफी टाइम लेती हैं, लेकिन उसके रिजल्ट काफी एक्यूरेट होते हैं। आगे हमारे पास है बेसिक ऑफ न्यूरल नेटवर्क। अ न्यूरल नेटवर्क इज कंप्यूटेशनल मॉडल इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। लाइक जिस तरह हमारे पास एक ह्यूमन ब्रेन है, उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं, वो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आपस में किस तरह अटैच हैं, किस तरह हमारे पास लाइक मैं कहूँ कि मेरे पास मैंने आप लोगों को ये क्लास पढ़ानी थी, लाइक मेरे पास क्या आई एक इनपुट आई,
ठीक है, वो जो है वो मिस सातिका की तरफ से मेरे पास इनपुट आई कि मैडम आपकी आज क्लास है 7 बजे, ठीक है। मैंने वो इंफॉर्मेशन को रिसीव किया मेरी इनपुट लेयर ने, देन मेरी जो हिडन लेयर थी उसने थोड़े से पैटर्न को एक्सट्रैक्ट किया और उसके बाद फीचर्स को कि मैं क्लास किस टॉपिक पे पढ़ाऊंगी, मैं डीप लर्निंग पे पढ़ाऊंगी तो मुझे उसकी स्लाइड्स रिक्वायर है, मैंने स्लाइड्स बनानी है। देन मेरे माइंड में, ह्यूमन ब्रेन के अंदर एक आउटपुट लेयर होगी जो उसकी बेस के ऊपर, मतलब मेरे पास कितनी नॉलेज है उसकी बेस के ऊपर वो प्रिडिक्शंस कर देगी, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सिंपल सी एग्जांपल थी, लेकिन अगर हम ह्यूमन ब्रेन को एज अ न्यूरल नेटवर्क भी कह सकते हैं। इनपुट लेयर वो जो रिसीव डाटा करती है, हिडन लेयर वो जो एक्सट्रैक्ट पैटर्न करती है, फीचर्स करती है, और आउटपुट लेयर वो है जो कि प्रिडिक्शंस करती है। आप इससे बेटर एग्जाम्पल भी दे सकते हो अपनी डेली लाइफ में ना। न्यूरल नेटवर्क लर्न बाय एडजस्टिंग इंटरनल पैरामीटर्स टू मिनिमाइज प्रिडिक्शन एरर। देखो हमारे पास जो भी न्यूरल नेटवर्क है ना, लाइक हम मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर हाइपर पैरामीटर्स को सेट कर रहे थे कि हमारे पास जो है वहां पे रैंडम स्टेट कितनी होगी, मैक्स आइट्रेशंस कितनी होंगी, या डेप्थ साइज हमने कितना रखना है। सेम न्यूरल नेटवर्क के अंदर हम लोग इसका जो है कोस्ट फंक्शन हो गया, वेट्स वगैरह, हम उसको जो है पहले एडजस्ट करेंगे ताकि हमारे पास जो एरर आए वो कम हो। अब हमारे पास न्यूरल नेटवर्क प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल हिडन लेयर्स मेक्स द नेटवर्क डीप। मतलब अगर मैं कहूँ कि मशीन लर्निंग के अंदर रैंडम स्टेट 0 है, मतलब कोई भी रैंडम स्टेट 0 है और मैक्सिमम आइट्रेशन कोई 5 से 6 है, इट्स मीन कि मेरे पास मॉडल जो है वो बड़ा फास्टर ट्रेन हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कुछ इनपुट लेयर्स हैं, कोई हिडन लेयर है, कोई आउटपुट लेयर है, उसकी मैक्सिमम इपोक्सीज हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, मेरा मॉडल डीप होता जाएगा। आगे हमारे पास ये है कि हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स लर्न किस तरह करते हैं। बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स आइट्रेटिव प्रोसीजर होता है। लाइक आइट्रेटिव का मतलब क्या, एक के बाद दोबारा, दोबारा के बाद दोबारा। लाइक अगर मैं कहूँ कि मैंने अपनी इपोक्सीज जो है अपने मॉडल के हाइपर पैरामीटर की 100 दफा इपोक्सी सेट की हुई हैं, जैसे ही मेरा मॉडल 100 दफा उन इपोक्सीज के ऊपर रन होगा, उसका जो है लॉस एरर और उसके अंदर जो है मेरे पास उसकी एक्यूरेसी लॉस वो डिफरेंट होगी। और आहिस्ता आहिस्ता मेरे मॉडल जब उन आहिस्ता आहिस्ता जब मेरे पास वो जो मॉडल है वो 100 इपॉक्सीज के ऊपर रन करेगा, तो उसके अंदर डिफरेंट आइटरेटिव प्रोसेस है। सबसे पहले लाइक उसके अंदर फॉरवर्ड प्रोपेगेशन हो सकती है। फॉरवर्ड प्रोपेगेशन का मतलब क्या है कि डाटा मूव थ्रू द नेटवर्क। और उसके बाद क्या है कि हम उसका लॉस फंक्शन कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास एक्यूरेसी लॉस उसका क्या है, या क्या कितना एरर आ रहा है। उसके बाद बैक प्रोपेगेशन किसे कहते हैं, वेट्स आर अपडेटेड टू रिड्यूस एरर। तो ये सारा काम क्या है, जब हम अपने मॉडल के हाइपर पैरामीटर्स को सेट करेंगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ इपोक्सीज किस तरह रखनी है, क्या कॉस्ट फंक्शन होगा, किस तरह डाटा मूव करेगा थ्रू आउट द नेटवर्क, और किस तरह उसके वेजेस वगैरह जो हैं वो अपडेटेड होते जाएंगे। तो ये एक साइकिल है जिसकी बेस के ऊपर हम न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हैं। तो ये बेटर तभी समझ आएगा जब हम लोग इसको जो है कोडिंग के थ्रू करेंगे। अभी फिलहाल इसको जो है हम थ्योरेटिकल थोड़ा देखेंगे। अब हमारे पास है CNN। CNN बेसिकली हमारे पास है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। अगर मैं बात करूँ ना आज से मतलब 2023 की या 2023 की, तो वहां पे ना CNN को हर हर शख्स यूज कर रहा था, बिकॉज सबसे पहले ना मशीन लर्निंग मॉडल लोगों ने उसको बहुत यूज किया। लेकिन जब इमेज डेटा सेट की बात आती थी ना, बेशक एग्रीकल्चर वाले थे, इलेक्ट्रिकल वाले थे, या ICT CS वाले, वो क्या कर रहे थे, वो CNN ANN के बाद, ANN क्या है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, और CNN क्या है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है। इन दोनों की थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि इसके अंदर जो है इनके हाइपर पैरामीटर्स थोड़े डिफरेंट होंगे, लेकिन ये हैं दोनों ही डीप लर्निंग मॉडल। तो जब शुरू शुरू में इसको देखा गया ना, तो जितना भी इमेज डाटा था उसके लिए CNN को बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, क्योंकि CNN जो डीप लर्निंग मॉडल था वो इमेज डाटा सेट के ऊपर जो है बड़े अच्छे पैटर्न को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेता था यूजिंग एजेस, टेक्सचर और उनके शेप के लिए। लेकिन अब आप लोग देखोगे कि जब हमारे पास जनरेटिव AI का कंसेप्ट आ गया है, तो उसके अंदर हमारे पास और भी बहुत सी चीजें आ गई। उसके बाद हमारे पास ट्रांसफॉर्मर आया, FNN, या आप लोगों ने फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, आपके पास था LSTM है, आपके पास GRU गेटेड रिकरेंट यूनिट नेटवर्क है। तो आपके पास जो है डिफरेंट चीजें आ गई। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि CNN को किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल के साथ हाइब्रिड करके उसके ऊपर प्रिडिक्शंस करना शुरू कर दी, ठीक है। इट्स मीन कि विद द टाइम, अभी अगर हम लोग डीप लर्निंग को पढ़ रहे हैं और हम कहें कि नहीं हम ये नेक्स्ट
फिर पढ़ेंगे, नेक्स्ट इसके ऊपर कोड करेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी कि आप, क्योंकि देखो अगर मैं 6 महीने की बात करूँ ना, रिसर्च बहुत आगे चली जाएगी, कंसेप्ट बहुत आगे चले जाएंगे, क्योंकि CNN देखो 2023 में था और 2026 तक CNN के ऊपर बहुत काम हो चुका है। आजकल लोग क्या करते हैं, हाइब्रिड मॉडल बना रहे हैं CNN के साथ ML को लगा के। तो फिलहाल आपने चीजों को पढ़ना है, चीजों को इम्प्लीमेंट करना सीखना है, ताकि अभी जो 6 महीने में जो भी रिसर्च हो, आप उसको एज अ ह्यूमन, एज अ IT स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर, CS डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट से आपको पता हो कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग या जेन AI, जो भी ऑटोमेशन के लिए हम लोग AI को यूज कर रहे हैं, उसके अंदर एक्चुअल में क्या चीजें फॉलो अप हो रही हैं, ताकि हम किसी को बता सकें कोई इंटरव्यू में भी कि वाकई में हमने इंटर्नशिप किया है या हमें इन चीजों का पता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है CNN मॉडल क्या कर रहा है कि ये स्पेसिफिकली यूज होता है इमेज डेटा सेट के लिए, बिकॉज दे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट विजुअल फीचर्स, प्रिजर्व स्पेशल रिलेशनशिप इन इमेजेस, रिड्यूस नंबर ऑफ पैरामीटर्स, अचीव वेरी हाई एक्यूरेसी इन इमेज क्लासिफिकेशन टास्क। और ये कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन में भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। लाइक अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो है 100 ऐसी पिक्चर्स हैं जिनके अंदर कैट, डॉग या किसी और जो है एनिमल की पिक्चर्स हैं, तो अगर मैं उसके ऊपर CNN मॉडल को इम्प्लीमेंट करती हूँ, तो CNN मॉडल फॉर इमेज क्लासिफिकेशन यूज हो रहा है, वो बेटर जो है फीचर्स को डिटेक्ट कर सकता है, वो बेटर उनके अंदर स्पेशल रिलेशन बना सकता है, और उसकी बेस के ऊपर उसकी बेटर प्रिडिक्शंस हो सकती हैं। आगे हमारे पास जो है इस इंटर्नशिप का ओवरऑल हमारे पास ओवरव्यू क्या है। इस इंटर्नशिप के दौरान जो भी आप लोग प्रोजेक्ट बनाओगे, उस प्रोजेक्ट में आप लोगों ने क्या करना है कि एक डीप लर्निंग मॉडल आप लोगों ने सिर्फ जो है ना वो ट्रेन करना है। उसके साथ इसके साथ ना आपकी एक रिपोर्ट बनेगी, उस रिपोर्ट के अंदर आप लोग जो है वो मैं आपको दोबारा इन्फॉर्म कर दूंगी कि उस रिपोर्ट के अंदर आपके पास क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट होगा, कीवर्ड्स होंगे, इंट्रोडक्शन होगा, लिटरेचर रिव्यू होगा, प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी होगा, रिजल्ट एंड डिस्कशन होगा, और कंक्लूजन होगा। लाइक ये रिपोर्ट हर रिसर्च हो, FYP हो, या आपके पास फ्रीलांसिंग का कोई भी प्रोजेक्ट हो, तो ये कॉमन है। लेकिन आप जब ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे, तो इसके साथ इसके अंदर आप साइटेशन को ऐड, साइटेशंस आप किसके लिए कैसे यूज करोगे, यूजिंग एंड नोट यूज कर सकते हो उसको, और आपने गूगल स्कॉलर से उससे रिलेटेड रिपोर्ट का डाटा लेना है। तो रिपोर्ट भी कोई मुश्किल नहीं है, वो सिर्फ एक आप लोगों के लिए एक अच्छी अचीवमेंट होगी इस प्रोजेक्ट की, ताकि आप प्रोफेशनली देख सको कि जब हम रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च रिव्यू आर्टिकल की तरफ जाते हैं, तो हम लोग उन चीजों को किस तरह डील करते हैं। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों ने जो डाटा सेट लेना है, वो आपके पास डाटा सेट होगा CIFR-10 का, जिसके अंदर हमारे पास ना डिफरेंट इमेज का डाटा सेट पड़ा हुआ है। तकरीबन हमारे पास लेबल्ड इमेजेस हैं 60,000, और उसने उसको जो हमारे पास डिफरेंट नंबर हैं इमेजेस के, उनके 10 ऑब्जेक्ट हैं, वो कैटेगराइज हैं। लाइक आपके पास ये कौन सा डाटा सेट होगा जो कि ऑलरेडी लेबल्ड डाटा सेट होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको देखेंगे। ठीक है, और अभी हम लोग जो है कैगल के ऊपर जाके इस डाटा सेट को सर्च करेंगे कि हमारे पास ये डाटा सेट अवेलेबल है, हम इसको डाउनलोड करेंगे, देन गूगल कोलैब के अंदर ही हम लोग इसको कोड करेंगे। ठीक है, अब आगे आगे ना हमारे पास ना इंटरव्यू में बहुत दफा एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि मेरे पास भी MS के जब मैंने थीसिस की प्रेजेंटेशन दी, तो उसने पूछा, मैंने ना मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मॉडल अप्लाई किए हुए थे टेबुलर डाटा सेट के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि जब मशीन लर्निंग मॉडल ही अप्लाई कर लिए, तो आपने डीप लर्निंग मॉडल अप्लाई ही क्यों किए। ठीक है, अब ये दो ही सिचुएशंस आपके साथ हो सकती हैं, या तो आप इमेज डाटा सेट के ऊपर काम कर रहे हो, देन डीप लर्निंग मॉडल अप्लाई कर दिया, ओके है। लेकिन अगर आप किसी भी टेबुलर डाटा सेट के अंदर काम कर रहे हो और उसके ऊपर भी आप डीप लर्निंग मॉडल लाइक LSTM लगा रहे हो, या आप वहां पे GRU लगा रहे हो, तो ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि मतलब इसके पीछे बेसिक रीजन क्या है। देखो मेरे पास जो डाटा सेट था वो 2 साल का था, और मतलब हर मंथ में कोई जो है ना डेली डाटा टाइम था, तो मैंने फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए डीप लर्निंग को यूज किया था, क्योंकि हमारे पास मशीन लर्निंग मॉडल और डीप लर्निंग मॉडल जो है वो फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर जो है हमारे पास मेन डिफरेंस क्या है। Deep learning is not limited to one data format. It can be applied to multiple types of data set depending on the problem domain. Common data types include tabular data हमारे पास है, जिसके अंदर न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल डाटा है। इमेज डाटा पे हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम लोग इमेज डाटा के ऊपर डीप लर्निंग को अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट डाटा,
लाइक आप लोगों ने एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को सुना हुआ है, तो उसके अंदर हमारे पास जो भी टेक्स्ट डाटा होता है हम उसको किस तरह प्री प्रोसेस करते हैं। उसके बाद ऑडियो डाटा के अंदर हमारे पास स्पीच जो है वो रिकॉग्निशन है कि हम लोग क्या करें। इवन आजकल इस तरह भी रिसर्च हो चुकी है कि आपके पास ना, जिस तरह आप एक टोटल क्लास हो, लाइक आप कोई अपना एफवाईपी बनाना चाहते हो डीप लर्निंग के अंदर, तो आपके पास की 50 स्ट्रेंथ है, आप उन 50 स्टूडेंट्स को एक ही वॉइस के ऊपर जो है ना उनकी रिकॉर्डिंग करो, ठीक है। आप जैसे उनकी वॉइस को रिकॉर्ड कर लोगे, उसके बाद उसको लेबल कर दोगे उनके नेम्स के साथ, तो उसके ऊपर भी डीप लर्निंग मॉडल को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन डीप लर्निंग अप्लाई करने से पहले आप क्या करोगे कि आप उसको जो है, जो ऑडियो है या कोई डेटा है, आप उसको प्री प्रोसेस करोगे। तो इट्स मीन कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमारे पास अगर डेटा सेट पब्लिश्ड अवेलेबल नहीं है तो हम उस चीज पे काम नहीं कर सकते। बेटा नेक्स्ट जितना भी काम हो रहा है वो हमारे पास जो है ना, जेन एआई के बाद हमारे पास एआई, चैटबॉट और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की तरफ हम लोग दोबारा जाएंगे। हम जो है वॉइस रिकॉग्निशन, वॉइस कन्वर्जेंस की तरफ भी जाएंगे। तो आप लोगों ने जब डीप लर्निंग की तरफ आना है तो जो स्टेप्स हमने मशीन लर्निंग मॉडल पे किए हैं, सेम आप लोगों ने देखना है कि डीप लर्निंग मॉडल के अंदर हम लोगों ने कैसे करना है। अब देखो कि अगर आपके पास टेबुलर डेटा बहुत थोड़ा सा है, लाइक वो कोई 500 रोज का है, तो आप लोग उसके ऊपर डीप लर्निंग मॉडल अप्लाई नहीं करोगे। हाँ, आपके पास डेटा सेट में अगर कोई 40,000 जो है नंबर ऑफ रोज आ रही हैं कलेक्टिवली, तो आप उसके ऊपर डीप लर्निंग मॉडल अप्लाई करो फॉर फ्यूचर फोरकास्टिंग और प्रेडिक्शन। तो आपका कोई भी एफवाईपी हो, थीसिस हो या कोई फ्रीलांसिंग का काम हो, जब भी आपने उसके ऊपर कोई भी मॉडल इंप्लीमेंट करना है तो उसके पीछे बेसिक रीजन क्या थी वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे हमारे पास है डीप लर्निंग फॉर टेबुलर डेटा। Deep learning can be applied to structured data set that contains rows and columns. For example, disease prediction data set, financial risk analysis, student performance prediction, agriculture yield prediction. इसमें जो मॉडल यूज होते हैं वो ANN है या fully connected deep networks है। अब देखो बेटा कि हमारे पास जो है टेबुलर डाटा के ऊपर भी हम लोग डीप लर्निंग अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन आपके पास डीप लर्निंग मॉडल के लिए हमारे पास डाटा सेट वो लार्ज होना चाहिए, ये जरूरी है। अदरवाइज हमारे पास डीप लर्निंग मॉडल जो है या तो ओवर फिट हो जाएगा या अंडर फिट हो जाएगा। आप लोगों ने देखना है कि आपके पास जो भी, क्योंकि देखो आपके पास जो टेबुलर डाटा सेट होते हैं ना वो मोस्टली लीनियर होता है, तो अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेट होगा तो उसके अंदर जो है ना थोड़ी थोड़ी जो है नॉन लिनियरिटी होगी, तो वो मशीन लर्निंग जो डीप लर्निंग मॉडल होगा वो उसके ऊपर बेटर प्रिडिक्ट करता है। तो नेक्स्ट आपने कुछ भी करना है, कोई भी एमएल मॉडल अप्लाई करना है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप अपना कोई प्रपोजल कहीं अब्रॉड में भी शेयर करते हो या इवन अपने प्रोफेसर को भी शेयर करते हो, तो इस तरह की बहुत क्वेश्चनिंग होती है कि बेटा ये डेटा सेट यूज क्यों किया, इस डेटा सेट की क्या फीचर्स थे, क्या नॉन लिनियरिटी थी, किस तरह फीचर्स एक्सट्रैक्ट हुए, आपने ये हाइपर पैरामीटर्स में अगर इपोक्सीज 100 रखी हैं तो क्यों रखी हैं, आपका कंप्यूटेशन रन टाइम क्या बन रहा था। तो ये काफी ज्यादा चीजें हैं, एक ब्रॉड टर्म्स हैं जिनको हम मोस्टली बहुत यूज करते हैं। अब हमारे पास है डीप लर्निंग फॉर इमेज डाटा, कि हमारे पास इमेज डाटा के अंदर हम लोग डीप लर्निंग जो है इमेज बेस्ड प्रॉब्लम के लिए ज्यादा यूज होता है, लाइक फेस रिकॉग्निशन हो गया, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो गया। अब देखो अगर हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की बात करें ना, तो इसको कहते हैं कंप्यूटर विजन टेक्निक। रिसेंटली मैंने यूके का एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसके अंदर ना उन वो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट थे कोई, तो उनके प्रोजेक्ट का ये सिनेरियो था कि हमारे पास जितने भी ग्रिड स्टेशन है ना, लाइक हम जिसको कहते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर वो जो टावर है जो है ग्रिड्स टावर जो हैं आप लोगों ने देखे होंगे, तो उन सब की हमारे पास पिक्चर्स थी। हम लोगों ने कैगल के कंपटीशन से वो डाटा सेट उठाया, उस डाटा सेट की हमने इमेज सेगमेंटेशन की। इमेज सेगमेंटेशन क्या की कि अगर हमारे पास उस ग्रिड टावर के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ इंसुलेटर्स लगे हुए हैं या हमारे पास कोई कैपेसिटर लगा हुआ है या किसी भी तार के ऊपर, लाइक किसी भी वायर के ऊपर थोड़ा सा जंग भी लगा हुआ है, हम लोगों ने उसके ऊपर इमेज सेगमेंटेशन की। लाइक हमने सेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है कि इमेज के ऊपर आपने बॉक्स बना देने हैं, बॉक्स या रेक्टेंगल बना के जहां जहां पे आपको लग रहा है जहां जहां पे आपको लग रहा है कि इमेज के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट, क्योंकि हमने बेसिकली फॉल्ट को डिटेक्ट करना था यूजिंग कंप्यूटर विजन टेक्निक्स। तो उसके बाद हमने डाटा सेट लिया, डाटा सेट के ऊपर इमेज सेगमेंटेशन की, इमेज सेगमेंटेशन के ऊपर हम लोगों ने उसके बाद उसके ऊपर एक मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो ट्रेन की, ठीक है, उसमें CNN भी यूज हो रहा था। तो देखो कि जब भी हमारे पास डीप लर्निंग का कोई भी प्रोजेक्ट आएगा तो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा सेट है, हमने उस डाटा सेट के ऊपर कंप्यूटर विजन टेक्निक्स अप्लाई करनी है। तो उसके अंदर कौन से फीचर्स होंगे, लाइक आपके पास
समटाइम जैसे होता है कि सिर्फ इमेज डाटा सेट होता है, हम इमेज डाटा सेट के इमेज सेगमेंटेशन कर सकते हैं। लाइक जहां जहां पे आपके पास फॉल्ट है या जहां पे कोई स्पेसिफिक जगह है, आप उसके ऊपर क्या कर लेते हो, उसके ऊपर आप सेगमेंटेशन अप्लाई कर लेते हो। जब सेगमेंटेशन अप्लाई कर ली, तो जब आप सेगमेंटेशन अप्लाई करने का मतलब ही होता है कि आप लेबल कर लेते हो कि यहाँ पे इंसुलेटर प्रेजेंट है या एब्सेंट है, यहाँ पे कैपेसिटर नहीं है। तो इस तरह क्या होता है कि हमारे आपके पास डाटा सेट लेबल हो जाता है। जब डाटा सेट लेबल हो जाता है, देन आप लोग अपना डीप लर्निंग मॉडल को उसके ऊपर ट्रेन करते हैं। तो इस तरह हमारे पास जितने भी आजकल ना कंप्यूटर विजन टेक्निक बड़ा इन है, क्योंकि लार्ज डाटा सेट के लिए हम जेन एआई को भी देखेंगे इंशाल्लाह जरूर। लेकिन आज के लेक्चर में जो है ना ओवरऑल यही था कि हम क्यों मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मॉडल किस तरह के डाटा सेट के ऊपर सकते हैं, लर्निंग हमारे पास है क्या, हम सीएनएन को कहाँ पे यूज कर रहे हैं और विद द टाइम इसके अंदर कहाँ पे रिकवरी हुई है। आपका जो प्रोजेक्ट होगा CFIR10 का, आप लोगों ने CIFAR10 का, आपने इसी को डाटा सेट को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद गूगल कोलैब के अंदर इसी की कोडिंग करनी है। अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हुए आप मुझसे पूछोगे, लेकिन फिलहाल एक दफा हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास ये डाटा सेट अवेलेबल है या, और आप कैसे इसको डाउनलोड करोगे। ये बेटा आपके पास कैगल के ऊपर जो है ये CIFAR का डाटा सेट पड़ा हुआ है। आप लोगों ने इसको ना यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद ना मैं आपको एक और अच्छी चीज यहाँ पे बताती हूँ। सम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, ये इसका क्विज है, एक मिनट। बेटा यहाँ से आपने ना इसका जो है डाटा सेट डाउनलोड करना है यहाँ से, ठीक है। और इसके अंदर क्लासेस देखो कौन सी हैं, एयरप्लेन है, ऑटोमोबाइल है, बर्ड है, कैट है, डियर है, डॉग है, फ्रॉग है, हॉर्स है, शिप है, ट्रक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, आज के दिन में मतलब कल शाम के लेक्चर से पहले आप लोगों ने देखना है कि इस डाटा सेट के अंदर हमारे पास क्या इनपुट फीचर्स हैं, हमारे पास कितनी क्लासेस हैं, और हमारे पास डाटा सेट के अंदर क्या चीजें आ रही हैं, ठीक है। इवन आप लोगों को इस डाटा सेट के जो है ना वो कोड भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कोड लेना आप लोगों का फिलहाल मसला नहीं है, आपने सिर्फ इस डाटा सेट को अच्छे से ओवरव्यू करना है। उस ओवरव्यू के अंदर उसके अंदर आपके पास क्या नंबर ऑफ फीचर्स हैं, और क्योंकि हमने नंबर ऑफ फीचर्स की बेस के बाद हम लोगों ने उसकी जो है ना एक्सट्रैक्ट करना है, उस इमेज को प्री प्रोसेस करना है। तो कल को हम लोग इमेज प्रोसेसिंग को देखेंगे ओवरऑल, कि जब हमारे पास डाटा सेट आ जाएगा, डाटा सेट को हमने किस तरह प्री प्रोसेस करना है, ओके। लेकिन अब देखोगे कैगल के ऊपर ना आपके पास डिफरेंट टाइप का डाटा अवेलेबल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस डाटा सेट को जो है वो यूज करते हैं, और उस डाटा सेट को यूज करने के बाद हम लोग देखते हैं कि हमारी इसके अंदर अचीवमेंट क्या है। देखो बेटा, सबसे पहले अगर हमने देखना हो ना कि किस चीज के ऊपर कितना काम हो चुका है, तो सबसे पहले हम गूगल स्कॉलर के ऊपर जाके देखते हैं कि अगर हमारा टॉपिक ये, तो उस टॉपिक के अंदर लाइक दैट मैं कहूँ कि मलिशियस यूआरएल डाटा सेट है, ये साइबर वाले ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो इस डाटा सेट के ऊपर मैंने मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग अप्लाई करनी है, या हाइब्रिड या एनसेम्बल मॉडल बनाना है। तो रिसर्चर्स हमेशा क्या करते हैं, गूगल स्कॉलर पे जाके या IEEE जहाँ जहाँ पे इंटरनेशनल पब्लिकेशन वाली चीजें हैं, गूगल स्कॉलर पे बेसिकली वो जाते हैं, वहां पे वो टॉपिक सर्च करते हैं। तो उस टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट नंबर सर्चेज आती हैं, तो देखते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर क्या क्या सर्च हो चुकी होती है। कुछ लोगों ने जो डाटा सेट की कोडिंग होती है वो भी अपलोड की होती है, आपको गिटहब पे कोड मिलता है, ठीक है। लेकिन आपने उस कोड को एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आप लोग उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करते जाओगे तो आपकी अपनी कोई भी अचीवमेंट नहीं होगी। ये देखो कि यहाँ पे अगर मैंने इसी का जो है न्यू कोड करना हो इस डाटा सेट्स के रिलेटेड, तो मैं प्लस न्यू नोटबुक कर सकती हूँ। आप कैगल के ऊपर भी अपना जो है प्रोजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कैगल के अंदर ये होता है कि इसका जो है GPU और CPU बड़ा हाई होता है, वो
जो रिलेटेड टू डेटा सेट ना आप लोगों को काफी रैम दे देता है, लेकिन अगर हम गूगल कोलैब के अंदर करें और इमेज डेटा सेट बहुत ज्यादा हो तो कंप्यूटर विजन टेक्निक्स को अप्लाई करने में बहुत मुश्किल हो जाती है, इपॉक्सीज रन नहीं होती। तो जरूरी है कि अगर कैगल की प्लस न्यू नोटबुक भी कर लोगे तो ओके है, लेकिन उसको शेयर करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इस डेटा सेट की बात करूँ ना, इस डेटा सेट के ऊपर बजाय इसके कि हम चैट जीपीटी या डीप सीक उन सब चीजों को देखें, अगर हम लोग इस लिंक के ऊपर जाएंगे, इस लिंक के ऊपर बकायदा यूआरएल बेस्ड डिटेक्शन का सारा कोड पड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम इस कोड को एज इट इज कॉपी पेस्ट करके अपनी प्लस न्यू नोटबुक के अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा कि वहां पे उसी अथर का नाम जो है वो दोबारा से डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, आपको बेसिक स्टेप्स पता होने चाहिए कि सबसे पहले मैंने डेटा सेट को रीड करवाया, डिस्प्ले करवा लिया कि इसके अंदर नंबर ऑफ फीचर्स के, देन डेटा सेट को है मैंने प्री प्रोसेस करना है। तो प्री प्रोसेस के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं, हाँ आप देख सकते हो इसके अंदर जो है ये बहुत अच्छा बड़ा बेनिफिशियल होता है। जब हम लोग अभी आई थिंक सो थोड़ा इंटरनेट का इशू आ रहा है तो ये ओपन नहीं हो रही। ये मीनवाइल आप लोग देखिएगा कि आपके पास जो भी आप डेटा सेट लेते हैं उस डेटा सेट के ऊपर ऑलरेडी आपके पास कोड अवेलेबल होता है, लाइक दैट ये ओपन हो गया। देखो इसके अंदर उन्होंने जो है टाइप काउंट भी किए हैं, उसके बाद फीचर को उसने एक्सट्रैक्ट भी किया है, और उसने ना अपनी तरफ से, हो सकता है ये पेपर उसने पब्लिश कर दिया, उसकी 0.91 एक्यूरेसी आई, 0.91, 0.82 डिफरेंट एमएल मॉडल लगा के 0.89, साथ उसने कन्फ्यूजन मैट्रिसेस भी बनाई हुई हैं, ठीक है। उसने फाइनल में बता दिया कि सबसे जो ज्यादा एक्यूरेसी है वो डिसीजन ट्री की है, रैंडम फॉरेस्ट की है और एक्स्ट्रा ट्रीज क्लासिफाइड की है। तो देखो यहाँ पे आपको इस तरह का अवेलेबल होगा, लेकिन आपने अपनी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, योर एफवाईपी या कोई भी रिपोर्ट बनानी है, आपने उसके अकॉर्डिंग सेट करना है कि आपने इन चीजों को किस तरह लेके चलना है। आपको कोड चैट जीपीटी डीप सीक से भी मिल जाएगा, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन बेटा आपने ये चीज देखनी है कि आप क्या जो है अचीवमेंट लेके आ रहे हो, क्योंकि अगर देखो अब जो जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो इस तरह चल रहे हैं कि आप लोगों ने एक मशीन लर्निंग मॉडल किसी डेटा सेट के ऊपर ट्रेन किया, उसी डेटा सेट का जो मॉडल है उसकी टी फ्लाइट या पिकल फाइल को इंपोर्ट किया, जैसे ही आपने उसको वहां से एक्सपोर्ट किया और उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आके आपने उसकी फ्रंट एंड डिजाइन कर दी। देखो एआई चैटबॉट की बात करें या एआई एजेंट की बात करें तो हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर वो चीजें वेब डेवलपमेंट को बड़ा अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यही मतलब सोचते रहते हैं कि कोई आएगा हम लोगों को करवाएगा। तो इस इंटर्नशिप के दौरान एक दफा हम लोग जो है डीप लर्निंग के मॉडल को एक्सपोर्ट कर लें, देन हम लोग इसकी जो है फ्रंट एंड की तरफ जाएंगे कि अगर हमारे पास हम मॉडल की पिकल फाइल या टिफ फ्लाइट को डाउनलोड कर लें, देन हम किस तरह इसकी फ्रंट डिजाइन कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर इस चीज को देख लिया जाए कि बेटा देखो हर कोई जो है वो कोडिंग में अच्छा नहीं होता, ठीक है। हम ये भी नहीं कह सकते कि हम एज इट इज कोड को रट्टा लगाएंगे। हमें बेसिक लाइब्रेरीज, हमें बेसिक स्टेप्स और बेसिक स्टेप्स को किस तरह कैरी करना है, बेसिक सिंटैक्स क्या है वो चीजें आनी चाहिए पाइथन की। आगे चीजें हमारे लिए बहुत ईजी हैं। लेकिन अगर आप लोग ये कहोगे कि हम डायरेक्ट जीपीटी पे जाके एक ही कोड के अंदर पूरा मॉडल ट्रेन करवा लेंगे तो ये बहुत गलत बात है। आप लोग आज कर नेक्स्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इन चीजों को जो है आप लोगों ने थोड़ा स्किप करना है। आपने जो भी चीजें करनी है वो फुली स्टेप्स के साथ करो, ताकि बेशक आज बीएस के अंदर वो इतनी काम ना आए, कल एमएस के लिए अगर आप कहीं पे भी बाहर अब्रॉड में अप्लाई करो तो वो आपकी रिसर्च जो है वो एआई के अंदर लाजमी कहीं ना कहीं पॉइंट होगा, उसके अंदर कहीं ना कोई फ्रंट एंड का कोई ना कोई आ जाएगा। तो बजाय इसके की चीजों को बहुत ज्यादा तेजी से लेके चलो, बहुत स्लो डाउन, आहिस्ता आहिस्ता जो भी चीजें हो रही हैं उनको चलने दो, अच्छे से उसके ऊपर सीख लो। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, अभी टेक्स्ट कर दो, अदरवाइज अपने जो है ना अनम्यूट कर लो खुद को।